Hello everyone, I am Dr. Anurag Sharma. I am an intervention cardiologist and I am working in Ojas Super Specialty Hospital, Sector 26, पंचकुला। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि स्टेंट्स क्या होते हैं या स्टेंटिंग कैसे होती है या स्टेंट कब डलवाने चाहिए, बाईपास कब होना चाहिए। तो ये एक आई थिंक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और आई थिंक सबको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए कि अगर हम एक इलाज करवा रहे हैं तो उसके बारे में और उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। एक तो पहले आपको ये बता दूं कि एंजियोप्लास्टी या जिसको स्टेंटिंग कहते हैं वो पहले एंजियोप्लास्टी होती है, उसके बाद ही वहाँ पे एक स्टेंट प्लेस होता है आर्टरीज में। बेसिकली एंजियोप्लास्टी और बाईपास में जो बेसिक फ़र्क है वो एक ही है कि एंजियोप्लास्टी जो है वो हम आपका नेचुरल रास्ता जो है, नेचुरल जो भगवान ने दिया था उसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं एंजियोप्लास्टी से। और जो बाईपास सर्जरी है वो आपके ब्लॉकेज को कुछ भी नहीं करते। उसमें क्या करना है उन्होंने कि आपके ही शरीर से एक और कंड्यूट ले लेना है, आर्टरी या तो यहाँ से ले लेनी है या लेग से जो वेन्स ले लेते हैं उसको वो बाईपास कर देते हैं। वो भी आपकी बॉडी का पार्ट है। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि जी हमारा बाईपास हो गया है, अब हम जो मर्जी करें, जो मर्जी खाएं, जो दवाइयाँ भी चाहे ना खाएं, तो वो भी गलत है बिकॉज वो आपकी ही बॉडी का पार्ट लिया हुआ है। और अगर आप अपना लाइफस्टाइल या रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो ग्राफ्ट भी बंद हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बाईपास सर्जरी एक पैनासिया है कि भाई बिल्कुल पेशेंट जो है नया हार्ट चलेगा 25 साल के लिए या 30 साल के लिए, ऐसा नहीं। उसमें भी लाइफस्टाइल को चेंज रखना और चेंज बेहतरी के लिए करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ एक बार बाईपास फेल हो गया तो कई बार जो नेचुरल रास्ते होते हैं वो पहले ही बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बाईपास। फिर कई बार कोई भी इन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा होप नहीं रहती अनलेस कि हम बाईपास के ग्राफ्ट को खोलते हैं, फिर उसको भी ग्राफ्ट एंजियोप्लास्टी करते हैं, वो भी फिर हम ही करते हैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट। तो स्टेंटिंग कहाँ होना चाहिए, जहाँ इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट फैक्टर्स होते हैं कि कितना लंबा आपका ब्लॉकेज है, आपको रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्या आप डायबिटीज़ है वो कि नहीं, और दूसरा आपकी बाकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, ओवरऑल प्लाक बर्डन कैसा है, और आर्टरीज में कैल्शियम कितना है, आपके स्टेंट जो होंगे वो अच्छी तरह से एक्सपैंड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ये आई थिंक कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो काफ़ी सोच के ये डिसीजन देते हैं कि भाई आपको बाईपास करना चाहिए कि आपको एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए। एंजियोप्लास्टी जब हम करते हैं तो उसके अंदर इनहेरेंटली, क्योंकि हम आपके जो डिजीज्ड पोर्शन है उसको डील कर रहे हैं, तो उसमें कुछ सेल्स नेचुरली रह जाते हैं जो कि जहाँ से कि दोबारा प्लाक जो है वो ग्रो हो सकता है। तो अगर कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं तो डायबिटीज़ में ये चांस थोड़ा ज़्यादा होता है, अराउंड 10%, और अगर अच्छी तरह से स्टेंट लगाए जाएं तो नॉन डायबिटिक में ये लेस देन 5% ही देखा गया है कि रिस्टोसिस होता है। खास करके जो नए स्टेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से, उसको ड्रग कोटेड स्टेंट्स बोलते हैं, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स। उसके अंदर एक दवाई लगी होती है जो कि उसकी रीब्लॉकेज को ऑलमोस्ट बहुत मिनिमल कर देती है। जब पहले बेयर मेटल स्टेंट्स होते थे तो एंजियोप्लास्टी की जो रीस्टेनोसिस था स्टेंटिंग का वो ज़्यादा था, वो अराउंड 30 to 40% होता था। तो ये कम होके जो है वो समझ लो कि 3 to 5% हो गया है। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और जो सिंगल वेसल है या डबल वेसल डिजीज़ है और अगर हाई रिस्क पेशेंट नहीं है ज़्यादा और बहुत कॉम्प्लेक्स लीजन नहीं है तो इसमें यूजुअली एंजियोप्लास्टी से ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं, बशर्ते कि एंजियोप्लास्टी आपकी अच्छी तरह से टेक्निकली एटलीस्ट अच्छी तरह से हो जाए। उसके बावजूद भी 5% चांस होते हैं कि उसमें रीब्लॉकेज हो सकता है। बाईपास आमतौर पे लंबे लीजन्स हों, डायबिटिक पेशेंट हो, या अराउंड 60 to 65 ईयर्स पेशेंट हो जिसके अंदर की 10 ईयर्स 15 ईयर्स लगता है कि भी पेशेंट अच्छा करेंगे। और बाईपास तब भी अच्छा होता है जब डिस्टल वेसल्स अच्छे होते हैं, टारगेट वेसल अच्छे होने चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि सारे केसेस में एंजियोप्लास्टी या बाईपास ही होगा। कई पेशेंट की इतनी डिफ्यूज डिजीज़ होती है कि बाईपास भी कुछ काम नहीं आता है और बाईपास भी फेल हो जाता है अगर आगे वेसल्स अच्छे ना हों। तो ऐसे पेशेंट के लिए फिर मेडिकल थेरेपी ही एक होप हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली इट इज़ नॉट द बेस्ट बिकॉज आर्टरी तो नॉर्मली होनी चाहिए, पर इन पेशेंट्स को फिर दवाइयाँ, लाइफस्टाइल चेंज के साथ थोड़ी बहुत एंजाइना के साथ रहना पड़ता है। तो ये आमतौर पे वही पेशेंट होते हैं जिनको या तो बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, अग्रेसिव एथेरोस्क्लेरोसिस हो, या इनको डायबिटीज़ बहुत अनकंट्रोल्ड हो या हैवी स्मोकर्स हो। तो इनमें बहुत डिफ्यूज डिजीज़ होती है और ये आई थिंक 5 to 10% केसेस होते हैं जिनके अंदर कई कुछ भी नहीं कर सकते।
तो इनको मेडिसिन से ही ठीक करना पड़ता है जितना भी हो सकते हैं। कई बार यंग पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं जो क्रिटिकल वेसल्स होते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी उनको अगर बाईपास के लिए भेज दें तो कई बार जो वेन्स के ग्राफ्ट होते हैं, जो दुनिया भर का डाटा है, वेन्स जो लेग से लेते हैं, वो अराउंड 6 to 8 ईयर्स में 50% वेन ग्राफ्ट बंद हो जाते हैं और 15% तो विद इन 1 मंथ ही बंद हो जाते हैं। ये पूरी दुनिया का ही सर्जन्स का डाटा है, बुक्स में लिखा हुआ है। तो इसलिए अगर बहुत यंग पेशेंट है और अगर आप मेन आर्टरीज को ठीक कर सकते हो तो छोटी जो आर्टरीज हैं उनको मेडिकल थेरेपी से या लाइफस्टाइल चेंज करने के ऊपर पेशेंट को ज़्यादा प्रभाव करके तो भी उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, ताकि आने वाले 10 साल में अगर तब उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है तो तब उनको बाईपास कराया जा सकता है। कई बार कई लोगों की बिल्कुल डिफ्यूज डिजीज होती है तो कई बार पूरी आर्टरीज में ही पूरे नीचे तक स्टेंट लगाने पड़ते हैं बिकॉज उनका फ्लो बनाने के लिए। तो ऐसे पेशेंट भी सिर्फ एंजियोप्लास्टी से ही ठीक होते हैं, उसमें कई बार सर्जन्स भी कुछ नहीं कर सकते। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एंजियोप्लास्टी की इंडिकेशन है वो है एक्यूट हार्ट अटैक, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो पेशेंट है वो बिल्कुल काफ़ी लास्ट स्टेज पे आते हैं, जब उनको बिल्कुल अटैक आ जाता है या बिल्कुल ही क्लास 3 एंजाइना हो जाती है या उनको बिल्कुल जैसे हार्ट फेल हो गया, पंपिंग कमज़ोर हो गई और साथ में हार्ट अटैक भी है। तो ऐसे पेशेंट में सर्जरी का रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है एक्यूटली, खास करके अगर कार्डियोजेनिक शॉक है, पेशेंट का बीपी भी फॉल हो रहा है, तो इसमें तो फिर आपको एंजियोप्लास्टी से ही पेशेंट को बचाया जा सकता है। इसमें बहुत बार सर्जन्स की कंसल्टेशन हम लेते हैं पर सर्जन खुद ही कह देते हैं कि ये पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक है और ये ऑपरेशन टॉलरेट नहीं करेगा, तो उसमें भी एंजियोप्लास्टी से ही पेशेंट बेहतर हो सकता है कि आप क्राइसिस को सॉल्व करें। और अगर पेशेंट उसके बाद 4 हफ्ते बाद ठीक हो जाता है, जो बाकी नाड़ियाँ बची हुई हैं अगर उनमें एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती तो फिर आप उसको बाईपास कर सकते हो। इसको हाइब्रिड अप्रोच भी कहते हैं। हाइब्रिड अप्रोच का मतलब है कि टैकल द इमरजेंसी विद एंजियोप्लास्टी एंड बाद में आप उसको बाईपास कराइए, ताकि पेशेंट का प्रॉपर इलाज हो जाए, पेशेंट की जान भी बच गई और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी उसका इंप्रूव हो गया बाईपास से। तो ये भी एक अप्रोच है, हाइब्रिड अप्रोच। तो इसलिए ओपन माइंड से ही इन पेशेंट्स का इलाज करना चाहिए, बिकॉज आइडिया इज़ कि जो भी थेरेपी चूज़ करें उसमें पेशेंट का शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट देख के ही उसका डिसीजन लिया जाता है। और दूसरा, इनके अंदर काफ़ी स्कोरिंग स्कोर्स भी होते हैं जिससे भी हम अपने आप को गाइड कर सकते हैं कि सिंटेक्स स्कोर होता है और भी स्कोर होते हैं, जिससे पता लग जाता है कि रिस्क कितना है और बेनिफिट कितना है, और लॉन्ग टर्म में ये पेशेंट बाईपास से बेटर करेगा कि एंजियोप्लास्टी से बेटर करेगा। थैंक यू।